नमस्कार, स्वागत है आप सबका वीआईपी न्यूज के इस बुलेटिन में। बढ़ते हैं खबरों की ओर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने निवास कार्यालय में हल्बा आदिवासी समाज के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की और चर्चा के दौरान आदिवासियों की आस्था के केंद्र बड़े डोंगर और अमर शहीद की जीवनी को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा। इस अवसर पर लोकसभा सांसद दीपक बैज, राज्यसभा सांसद छाया वर्मा, महिला एवं बाल विकास मंत्री अनिला भेड़िया भी उपस्थित रहीं। छत्तीसगढ़ के राजिम में किसान महापंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें देश के तमाम किसान नेता शामिल हुए। किसान नेता राकेश टिकैत से हमारे संवाददाता खोमन साहू ने बातचीत की। और मैं उम्मीद करता हूं कि इस महापंचायत के बाद में जहां पर भी ये महापंचायत लग जाती है, किसान पंचायत लगाई गई है। मेरे पीछे देख सकते हैं कि जिस तरीके से जो है तस्वीरों में ही देख सकते हैं कि जो तमाम जो नेता हैं, वो किसान नेता है, वो बड़ी संख्या में पहुंचे हुए हैं। प्रदेश भर में नहीं, पूरे देश भर के कांग्रेस नेता पहुंचे हैं। कुछ छत्तीसगढ़ के भी नेता पहुंचे हैं, उनसे ही बात करेंगे। आप बताइए, आप छत्तीसगढ़ के नेता हैं, किस तरीके से किसानों की बात रखेंगे? देखिए, ये महापंचायत छत्तीसगढ़ के किसानों ने बुलाई हुई है और छत्तीसगढ़ के किसान चाहते थे जैसे मुजफ्फरनगर में महापंचायत हुई, यहाँ भी हो। और हम भी जानना चाहते हैं इस कृषि कानूनों से क्या क्या लाभ है और क्या क्या हानियाँ हैं। अगर लाभ होता तो यहाँ की भीड़ ना होती, ये हानि है, इसीलिए इतनी सारी भीड़ यहाँ आके टिकैत जी को ये इस किसान संघर्ष को सुनना चाह रही है, समझना चाह रही है। तो इसमें कोई राय नहीं है। यहाँ पे 50,000 से ज्यादा के लोग आए हुए हैं और इस भारत सरकार को एक आईना दिखा रहे हैं कि छत्तीसगढ़ के पूरे प्रदेश में ये लोग चिंगारी। और कुछ नेता, उनसे ही बातें करेंगे। राकेश टिकैत जी पहुंचे हुए हैं। राकेश टिकैत जी, किसान पंचायत पूरे देश भर में आप कर रहे हैं, कैसा समर्थन किसानों का मिल रहा है आप लोग? आपको पूरा देश का किसान सड़कों पे है, सड़कों पे ऊपर। एमएसपी के बाद एमएसपी पे खरीद नहीं है पूरे देश में, वो लागू हो। छत्तीसगढ़ में एमएसपी से ज्यादा सरकार खरीद कर रही है, उसको कैसे देख रहे हैं आप? यहाँ पे हेक्टेयर पे जो खरीद हो रही उसको मानक बढ़ाया जाए, क्योंकि पैदावार ज्यादा होती है। और भी छत्तीसगढ़ में ये है कि जो इनकी पॉलिसी है, हम ये दूसरे स्टेट में भी कहेंगे कि वे भी इसको अडॉप्ट करें, इस तरह की पॉलिसी को। ये बड़ी पंचायत आप लोगों ने लगाया है, कई तबका के अभी किसान हैं ऐसे जो जमीनी स्तर पर है, उसके लिए क्या पंचायत स्तर पर इसको आप लोग लगाने जाएंगे क्या आने वाले दिनों में? जाएंगे और ये गांव तक पूर्ण रूप से जाएगी ये पंचायत में, और ये क्रांति से क्रांति की तरफ अब ये किसान जा रहा है। बीजेपी बार बार ये कहती है कि ये साजिश के तहत किसान पंचायत लगाया जा रहा है। आज जो उनको कहना कह ले, जो भी वो कह रहे हैं उनको कहना चाहिए। आने वाले दिनों में और किस तरीके से विस्तार दिखेगा किसान? पूरे देश भर में होगी और किसानों को, मजदूरों को जागरूक करने का काम करेंगे। तो देख सकते हैं, ये किसान नेता राकेश टिकैत का साफ तौर पर कहना है कि जो आने वाले दिनों में जो है किसान पंचायत पूरे देश भर में लगाया जाएगा। कैमरा पर्सन अमीन कुरैशी के साथ मैं खोमन साहू, वीआईपी न्यूज, राजीव। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से उनके निवास कार्यालय में संयुक्त किसान मोर्चा के प्रतिनिधि मंडल और किसान नेता राकेश टिकैत ने सौजन्य मुलाकात की। आपको बता दें कि राकेश टिकैत और संयुक्त किसान मोर्चा के प्रतिनिधि मंडल राज्य में आयोजित किसान महापंचायत में शामिल होने छत्तीसगढ़ आए थे। प्रतिनिधि मंडल में सामाजिक कार्यकर्ता और नर्मदा बचाओ आंदोलन की संस्थापक मेधा पाटकर, डॉक्टर सुनीलम, बलदेव सिंह सिरसा, नंद कुमार बघेल, गौतम बंदोपाध्याय, हरप्रीत सिंह रंधावा, अवनीत सिंह, प्रकाश ओझा और रिंकू रंधावा भी शामिल थे। जांजगीर जिले के रहने वाले युवा आगर घुंघराले पिछले 3 दिनों से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर रायपुर के धरना स्थल पर बैठे हैं। उनकी मांग है कि 1 से 8वीं तक होने वाली जनरल प्रमोशन को सरकार को बंद कर देना चाहिए। हमारे संवाददाता खोमन साहू ने उनसे बातचीत की। आने वाली भावी पीढ़ी की बेहतर शिक्षा के लिए
एक युवा है अगर जी, वो धरने पर बैठे हैं लगातार 3 दिनों से। अगर जी, आपको क्यों लगता है कि बच्चों को जो है बेहतर शिक्षा नहीं मिल पा रहा है, आखिर क्या कारण है? सर बात ऐसी है कि मेरे भी गांव में स्कूल है, एक नहीं 3 प्राथमिक विद्यालय है, और सर वहाँ न तो प्रॉपर शिक्षा की व्यवस्था है, न तो भवन की व्यवस्था है, न तो मतलब शिक्षा की व्यवस्था है ना। वहाँ मैं जाता हूँ, देखता हूँ तो जो बच्चे हैं ना, एक क्लासरूम में 2-2 कक्षाएं चल रही है सर। तो एक क्लास में अगर 2-2 कक्षाएं चलेगी, एक में पहली है, एक में दूसरी है, एक ही क्लास में तीसरी है, चौथी है, तो सर जब एक क्लास को पढ़ाएंगे तो दूसरा क्लास क्या करेगा, है ना। एक ही ब्लैक बोर्ड है, तो भाई चौथी भी वहीं पढ़ रहा है और तीसरी भी वहीं पढ़ रहा है। जब तीसरी पढ़ रहा है तो तीसरी भी वहीं पढ़ रहा है, चौथी भी वहीं पढ़ रहा है। तो बताइए क्या प्रभाव पड़ेगा? ना तो वो सही से पढ़ पाएगा, ना सही से जान पाएगा। बहुत ही दयनीय है सरकार। लेकिन अगर जी लगातार बेहतर शिक्षा के लिए काम कर रही है, लगातार इंग्लिश स्कूल खोले जा रहे हैं, क्या लगता है आप एक युवा है, कैसे बच्चों को बेहतर शिक्षा दी जा सकती है? सर शिक्षा बेहतर होगी जब सरकार चाहेगा सर। मतलब वो चाहे कि जो सरकारी स्कूल है उनमें भी अच्छे से शिक्षक रहे, अच्छे से पढ़ाई हो। जो जनरल प्रमोशन होता है, मतलब बिना पढ़े बच्चों को पास कर रहे हैं 8वीं तक, वो ना करे। मतलब वो एग्ज़ाम बेस पे हो कि भाई उनकी क्वालिटी आप दिखाओ कि हाँ ये लोग कितना पढ़ाई कर रहे हैं, कितना नहीं कर रहे हैं। सर हर विभाग में एक निरीक्षक टीम होता है सर, तो इनमें क्यों नहीं है? मैं तो जाता हूँ गांव में तो मैं पूछता हूँ कि यहाँ कोई आता क्या निरीक्षण करने के लिए? अगर आता है तो कोई रिपोर्ट क्यों नहीं देता कि भाई यहाँ पढ़ाई नहीं हो रहा है, यहाँ चेक होना चाहिए, यहाँ ये कमी है, वहाँ ये वो कमी है, दिखना चाहिए ना। मगर नहीं दिखता वहाँ पे। इतना मतलब सिस्टम खराब हो गया है सरकारी स्कूल का कि वहाँ एक भी व्यक्ति ऐसा है आपको नहीं मिलेगा इतने दूर में कि जो बोल सके गर्व से कि मैं अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में पढ़ाऊँगा। कोई नहीं चाहता सर सरकारी स्कूल में पढ़ाना है। क्यों नजर नहीं आता आपको? क्या कारण है, क्या बदलाव होने चाहिए? सर एक तो पहली बात, पहले हम लोग जब पढ़ते थे ना तो 5वीं और 8वीं बोर्ड था, है ना। बोर्ड था तो उसमें फर्स्ट सेकंड परसेंट आता था, 8वीं में आता था, है ना। अब क्या है, बच्चे जब लोकल हो गए ना 5वीं और 8वीं, तो उनके पास नहीं होना है, मतलब 5वीं भी पास होना है, 8वीं पास होना है। तो उनके मन में ये नहीं है कि अच्छे से पढ़ेंगे तो अच्छे से नंबर आएगा, फर्स्ट आएंगे, सेकंड आएंगे। उनके मन में बस यही है कि भाई हमें पास होना है, क्या करेंगे पढ़ के, ये है सर। तो ये जांजगीर चांपा से चलकर अगर नाम का युवा है जो राजधानी रायपुर में लगातार पिछले 3 दिनों से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हैं, उनका साफ तौर पर मांग है कि सरकार आने वाले जो पीढ़ी है उनको बेहतर शिक्षा प्रदान करे। बहरहाल अब आने वाले दिनों में सरकार इस पर क्या कुछ निर्णय लेगी, ये देखने वाली बात होगी। आज़ादी के 75वें वर्ष के मौके पर आगामी 2 अक्टूबर से प्रदेश कांग्रेस कमेटी हीरक महोत्सव मनाने जा रही है। इसके तहत प्रदेश भर में 75 कार्यक्रम कराए जाएंगे। आज रायपुर के राजीव भवन में कांग्रेस के संगठन महामंत्री चंद्रशेखर शुक्ला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी। लोकतंत्र खतरे में था और करण में तो चालान रमन सिंह जी की जब सरकार, जैसे कि आपको विदित है कि आज़ादी का 75वां वर्षगांठ चालू हो चुका है और इस 75वें वर्षगांठ को लेके AICC से एक स्पष्ट निर्देश आया है कि इस 75वें वर्षगांठ को बड़े जोर शोर से हमको उत्सव के रूप में मनाना है। उत्सव के लिए इसलिए भी क्योंकि लगभग 100 साल के संघर्ष के उपरांत हमें आज़ादी मिली और इस आज़ादी में बहुत बड़ा योगदान, आज़ादी की पूरी लड़ाई में, संघर्ष में अन्यों की तुलना में बहुत बड़ा योगदान कांग्रेस पार्टी का रहा है। हमारे शरीर का सबसे अहम हिस्सा है हृदय। अगर ये सही है तो आपके चेहरे पर मुस्कान हमेशा बनी रहेगी। आज वर्ल्ड हार्ट डे यानी विश्व हृदय दिवस है। आइए देखते हैं हमारी सहयोगी पद्मा कुलदीप की ये खास पेशकश। नमस्कार, मैं पद्मा कुलदीप।
दोस्तों, ये दिल बड़ा अजीब सा है। जरा जरा सी बात पर रूठ जाता है तो थोड़े में मान भी जाता है। कभी कभी दिल बैठ जाता है। दिल तो बच्चा है जी, थोड़ा कच्चा है जी। बहुत से लोग अपने दिल को हथेली पर लेकर भी घूमते हैं। कुछ लोगों का दिल तो हिंदुस्तानी भी होता है। बहरहाल, एक दिल लाख अफसाने। दिल की तंदुरुस्ती के मायने हैं हजार। कहते हैं एक सेहत 100 नेमत। हमारी सेहत का रिश्ता हमारे दिल से बहुत गहरा है। लोग जरा जरा सी बात दिल पे ले लेते हैं तो तनाव हो जाता है। खान पान गड़बड़ हो तो भी दिल का हाल बुरा हो जाता है। दिल का बुरा हाल तो मोहब्बत में भी होता है। अगर आपको अपने दिल से मोहब्बत है और आप उसका ख्याल रखते हैं तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आज वर्ल्ड हार्ट डे है, यानी विश्व हृदय दिवस, और आज हम आपको दिल से जुड़ी कुछ जरूरी जानकारियां देंगे। हमारे दिल में दिल से जुड़े कुछ सवाल उठे और हमने दिल के डॉक्टर से बात की और डॉक्टर ने क्या कहा, आइए देखते हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर स्मित श्रीवास्तव। हाल में यह देखा जा रहा है कि 40 वर्ष की कम आयु के लोगों में भी हार्ट अटैक काफ़ी बढ़ गए और लगभग पिछले 5-7-8 सालों से, जब से एडवांस कार्डियक इंस्टीट्यूट मेडिकल कॉलेज रायपुर में हृदय रोगियों की जो चिकित्सा की जा रही है, ये पाया गया है कि अक्सर 40 या 35 वर्ष के नीचे के युवक युवतियों को, बच्चों को हार्ट अटैक आ रहे हैं और वो आ रहे हैं। लगभग एक माह में 3 से 4 ऐसे मरीज आ जाते हैं जिनकी उम्र 40 साल के नीचे होती है। इनके पीछे कारण क्या है, शायद यह हम इन पे अगर ध्यान प्रकाश डालना चाहें तो यह समझ में आता है कि जिस तरह से विदेशों में, खासकर पश्चिमी देशों में तंबाकू, धूम्रपान, इन सब का सेवन कम हो रहा है और वहाँ पे पिछले 25 वर्षों में धीरे धीरे हृदय के रोगों की जो इंसिडेंस है वो कम होती जा रही है। इंडिया में, भारत में यह बढ़ता जा रहा है क्योंकि हमारे यहाँ तंबाकू का सेवन, धूम्रपान, ये सारी चीज़ें युवाओं में बहुत ज़्यादा प्रचलित हो गई हैं और उनमें इन सब चीज़ों के प्रति कारण, चाहे वो गुटखे के रूप में हो, तंबाकू के रूप में हो, धूम्रपान के रूप में हो या गुड़ाखों के रूप में महिलाओं में हो, ये सारी चीज़ें हृदयाघात को बढ़ा रही हैं, हार्ट अटैक्स को बढ़ा रही हैं। इसके अलावा यह भी पाया गया है कि हम धीरे धीरे देश समृद्ध हो रहा है और समृद्धि के साथ में लोगों को का वजन बढ़ रहा है। जिस प्रकार से पहले बसेस नहीं होती थी, कार्स नहीं होती थी, लोग साइकिल और पैदल में चलते थे, भोजन उतना सुपाच्य नहीं होता था, नेचुरल जो वेजिटेबल्स हैं वो सारी चीज़ों का सेवन ज़्यादा होता था। अब परिष्कृत भोजन जो है, प्रोसेस्ड फूड ज़्यादा लिया जाता है, जिनमें बहुत सारे नूडल्स जैसी चीज़ें हैं, पिज़्ज़ा जैसी चीज़ें हैं या अन्य चीज़ें हैं जो शरीर जो सुपाच्य होती हैं, जल्दी से पच जाती हैं और शरीर में चर्बी बढ़ाने के काम करती हैं और यही चर्बी जो है शरीर की नसों को ब्लॉक करती है। इसके अलावा बहुत जो है अभी रिसेंट एक ट्रेंड सा चला है कि शरीर सौष्ठव या शरीर को बॉडी बिल्डिंग जो है वो करने का, क्योंकि अब हमारे जो फिल्मों के नायक हैं उन सभी के शरीर ऐसे रहते हैं जो जिसके प्रति युवा विशेषकर भागते हैं और चूँकि वो उस तरह के शरीर को वर्षों के परिश्रम से हासिल करने की जगह वो यह आसान मानते हैं। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। बस्तर यानी घने जंगल, बस्तर यानी हरितिमा, बस्तर वनवासी, बस्तर जो कभी था अबूझ, अब शासन की सूझबूझ से बढ़ रहा है प्रगति पथ पर। बस्तर प्रगति के कई स्तर, देखिए बस्तर की हर खबर अब वीआईपी न्यूज पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। जांजगीर चांपा जिले के पामगढ़ अनुविभाग में ईडब्ल्यूएस यानी सवर्ण आरक्षण के लिए पहला प्रमाण पत्र जारी किया गया। इस प्रमाण पत्र से अब गरीब सवर्ण उम्मीदवार को भी केंद्र और राज्य सरकार द्वारा की जाने वाली भर्ती में 10% तक छूट का लाभ मिल सकेगा।
इसकी जानकारी पेपर से मिला है सर। केंद्र सरकार की योजना है 10% से कम 8 लाख से कम जिसकी आय है उसके आर्थिक इसमें दिया, जिसको 5 एकड़ से कम ज़मीन है, 1000 वर्ग किलोमीटर से कम क्षेत्र में घर बना है, मकान है। ये मेरी गुड़िया के लिए लिए हैं प्राची मिश्रा करके, अभी पढ़ाई कर रही है सर। कोचिंग बनवाने में सर भी 1 माह लग गया सर। सर्विस उसमें प्राथमिकता है सर वैकेंसी वगैरह में। आर्थिक रूप से 10% देना है, ऐसा कुछ है पेपर में डिटेल में है, बहुत जानकारी नहीं है, वही परेशानी है। हाँ बहुत हेल्प करते हैं। केंद्र सरकार के निर्देश के अनुसार जो समाज के आर्थिक वर्ग के जो लोग हैं उनके लिए एक आर्थिक परिसंपत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाता है, जिसको सामान्य परिभाषा में हम लोग EWS बोलते हैं। इसके अंतर्गत जिस व्यक्ति को ये प्रमाण पत्र जारी किया जाता है उसको केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जो होने वाली भर्तियां हैं उसमें 10% का जो है आरक्षण दिए जाने का प्रावधान है। तो इसके लिए आप जो है तहसीलदार या SDM के पास जो है आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं और जांचों उपरांत जो है नियमानुसार उसमें प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। सरगुजा जिले में संचालित मुख्यमंत्री पब्लिक स्कूल परसा DAV का हाल बेहाल है। स्कूल में टीचर्स और स्टाफ के अलावा मूलभूत सुविधाओं का भी अभाव है और इसी दिशा में शासन कई बार की शिकायतों के बावजूद उदासीन नजर आ रहा है। स्कूल परिसर में न तो कोविड गाइडलाइन का पालन होता है और न ही स्कूल में पढ़ने वाली छात्राओं के लिए समुचित सुरक्षा व्यवस्था है। सूत्रों से पता चला है कि स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को विगत कई वर्षों से छात्रवृत्ति भी नहीं दी गई है। पूर्व CM डॉक्टर रमन सिंह की आंखों का सपना रहा ये स्कूल सरकार बदलने के बाद अब प्रशासन की आंखों से ओझल हो चुका है और सरकार बदल जाने के बाद शायद ये स्कूल प्रशासन को भी बोझ लग रहा है। यहाँ टीचर्स नहीं हैं, बस SST में हिस्ट्री के हैं और मैथ्स के, कोई टीचर नहीं। तो ऐसे में आप 10th में हैं तो क्या लग रहा है आपको? परेशानी तो हो रही पढ़ाई में। टीचर्स नहीं है तो पूरा पढ़ाई नहीं होता ढंग से। अच्छा, कौन कौन से विषय के टीचर नहीं है? सारे सब्जेक्ट के बस 2-3 सब्जेक्ट होता है। यहाँ पर टीचर्स नहीं हैं और SST और मैथ्स का बस पढ़ाई हो रहा है और टीचर्स नहीं है तो बहुत परेशानी हो रहा है। यहाँ 6 साल हो गया है लेकिन आज तक स्कॉलरशिप नहीं आया है। उस समय क्या बोले थे स्कॉलरशिप मिलेगा? हाँ, हर साल तो हम लोग से पासबुक का फोटोकॉपी और आधार कार्ड का फोटोकॉपी जमा करवाते हैं लेकिन नहीं मिलता है। ये तो पियून थे तो बहुत अच्छा साफ था लेकिन अभी पियून नहीं है, 2-3 महीना से तो बहुत गंदा हो गया है बाथरूम, साफ़ सफाई बहुत बदबू आता है। हमारे टीचर्स यहाँ नहीं हैं और नेक्स्ट मंथ एग्ज़ाम में बहुत प्रॉब्लम हो रहा है और बस 2 ही सब्जेक्ट का पढ़ाई हो रहा है, हिस्ट्री और मैथ्स। और क्या दिक्कतें हैं? और टॉयलेट रूम बहुत गंदा है। अभी हमारे पास कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, इसलिए भी आपको थोड़ा सा आपको इस तरह का दिखा। और साथ में अभी हमारे पास प्यून अभी नहीं है क्योंकि उसको कोविड हो गया था, वो चला गया था। अब दूसरा प्यून के लिए बात चल रही है, वो अपॉइंट होने वाला है। उनके लिए टीचर्स अपॉइंट करने के लिए अथॉरिटी से बात हो रही है और वो जैसे सिलेक्शन अथॉरिटी करके भेजेंगे फिर अपॉइंट हो जाए। कम से कम 12 शिक्षक अभी और चाहिए। जांजगीर चांपा जिले के सक्ती फास्ट ट्रैक कोर्ट के विशेष न्यायाधीश यशवंत कुमार सारथी ने 6 वर्ष की बच्ची के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 20 वर्ष का कठोर कारावास और 10,000 रुपए के अर्थदंड से दंडित करने का निर्णय पारित किया। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिला अंतर्गत सक्ती थाना क्षेत्र में एक 6 वर्ष की मासूम बालिका के साथ अनिल सिदार उर्फ किंदारू ने दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। पुलिस द्वारा उसे गिरफ्तार कर जेल भेजा गया और अभियोग पत्र विशेष न्यायाधीश श्री यशवंत कुमार सारथी के न्यायालय में पेश किया गया था। मैंने लोक अभियोजक की हैसियत से सभी गवाहों का परीक्षण न्यायालय में सफलतापूर्वक कराया और अंततः आरोपित अपराध प्रमाणित पाए जाने पर न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 20 वर्ष की सश्रम कारावास और 10,000 के अर्थदंड से दंडित किया गया है। रायपुर पुलिस की कार्रवाई एक बार फिर सवालों के घेरे में है।
पुलिस ने बीते बुधवार की रात कबीरनगर थाना के सोनडोंगरी इलाके की एक बंद फैक्ट्री में छापा मारकर 3 करोड़ रुपए की चांदी और तांबा बरामद करने का दावा किया था। इस मामले में पुलिस ने खुलासा करते हुए बताया था कि ये माल चोरी का है और मामले में पुलिस ने फैक्ट्री मालिक अभिषेक जैन को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया था, लेकिन रायपुर कोर्ट ने अभिषेक जैन को तत्काल जमानत दे दी। अभिषेक जैन ने कोर्ट में चांदी और तांबे से संबंधित समस्त साक्ष्य और दस्तावेज प्रस्तुत कर दिए, जिनके आधार पर कोर्ट ने उसे जमानत दी। रायपुर पुलिस द्वारा सराफा कारोबारी अभिषेक जैन के ज्योतिका रिफाइनरी में बुधवार की रात को छापा मार कार्रवाई की गई और पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा करते हुए बड़े दावे भी किए थे। इसके बाद से सराफा कारोबारी पुलिस के खिलाफ लामबंद है। सराफा एसोसिएशन ने इस मामले में तत्काल रायपुर एसपी से मिलकर अपनी नाराजगी भी जाहिर की। उन्होंने साफ कहा कि पुलिस ने बिना जांच के ही फैक्ट्री में दबिश दी और अभिषेक जैन को सफाई प्रस्तुत करने का मौका भी नहीं दिया, जबकि उसके सारे दस्तावेज और साक्ष्य मौजूद थे। रात 11 बजे अचानक से पुलिस ने उससे दस्तावेज मांगे और उसे समय नहीं दिया। इसके कारण पुलिस ने अभिषेक को गिरफ्तार कर लिया। ये कार्रवाई समझ से परे है। इस मामले को लेकर सराफा कारोबारी काफी नाराज हैं। रायपुर सराफा एसोसिएशन के सदस्य एवं ज्योतिका रिफाइनरी के संचालक श्री अभिषेक जैन पर कबीरनगर थाना के अंतर्गत आपराधिक प्रकरण दर्ज किया गया है। देर रात उसकी रिफाइनरी में कार्रवाई की गई और 450 किलो चांदी जब्त की गई। उसे किसी भी प्रकार का कागजात प्रस्तुत करने के लिए अवसर नहीं दिया गया, क्योंकि देर रात कोई भी कागजात व्यापारी कैसे प्रस्तुत करेगा। सवेरे उसने 11 बजे सारे कागजात कोर्ट में पेश कर दिए और उसकी जमानत हो गई। हम विगत दिनों रायपुर सराफा एसोसिएशन रायपुर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री प्रशांत अग्रवाल जी से भेंट कर इस संदर्भ में अपनी बात को रखी थी और अनुरोध किया था कि आप किसी भी प्रकार की यदि असमंजस की स्थिति है तो आप एसोसिएशन के पदाधिकारियों से संपर्क कर सहयोग ले सकते हैं। और व्यापारी लगातार 25 साल से रिफाइनरी का कार्य करता है। चूंकि वह रिफाइनरी आउटर में है, इसलिए वह गेट पे ताला लगा के है, कभी बंद नहीं रही वो फैक्ट्री और सारे कागजात उसके पास उपलब्ध हैं। वही मामले में आरोपी बनाए गए अभिषेक जैन ने बताया कि उस दिन पुलिस ने अचानक से छापा मार कार्रवाई की थी और उन्हें जैसे ही पुलिस ने फोन कर सूचना दी, वे मौके पर पहुंचे थे। इसके बाद पुलिस अधिकारियों ने बिना सोचे समझे उस पर काफी दबाव बनाया और रात में ही उसे लॉकअप में डाल दिया। दूसरे दिन पुलिस ने बिना कारण के ही उसे आरोपी बनाकर कोर्ट में पेश कर दिया। कोर्ट ने मेरे द्वारा प्रस्तुत किए गए दस्तावेज और साक्ष्य को देखा और तत्काल मुझे जमानत पर रिहाई दे दी। अभिषेक जैन ने कहा कि पुलिस ने ये कार्रवाई क्यों की है, अब भी उसकी समझ से परे है। इस कार्रवाई के कारण वह मानसिक रूप से विचलित है। करीबन रात को 22 तारीख को रात को 11 बजे पुलिस के द्वारा मेरी फैक्ट्री में, जो कि 20 साल पुरानी फैक्ट्री है, 20 साल से वहाँ काम चल रहा है, वहाँ छापा मारा गया था। माल पूरा जब्त किया गया था और ये बोला गया था कि सब चोरी का माल है। तो नेक्स्ट डे जब मजिस्ट्रेट के सामने हम गए, बिल प्रस्तुत किया हर एक चीज़ का, तो उन्होंने मुझे एक दिन में ही बेल दे दिया। और चोरी का तो है नहीं, पूरा सराफा से काम होता है हमारा। 20 साल से बैठे हैं, पहले मेरे पिताजी करते थे, अभी कोरोना काल में एक्सपायर हुए हैं वो, तो उसके बाद से मैं देख रहा हूँ। और मेरे को भी उस वक्त रात को समझ ही नहीं आया अचानक से कि हो क्या रहा है। तो मौके पे मैंने बिल नहीं दिखाया, पर अगले दिन मजिस्ट्रेट को दिखा दिया था बिल। और अब रात को 11:30-12 बजे मेरे लिए भी पॉसिबल नहीं था कि मैं ऑफिस खोल के सब चीज़ मौके पे ही रखूं। दबाव तो वैसा नहीं था, पर चोरी का केस नहीं बनता था ये कहीं से भी। हाँ, हमारा मजदूरी का काम है, हम माल लेते हैं, रिफाइन करते हैं, वापस लोगों को दे देते हैं जिनका माल रहता है। वो हड़बड़ी में थे बहुत। जो भी पुलिस के द्वारा कार्रवाई की गई वो 1-2 घंटे में पूरा हो गया था
और रात को उन्होंने बंदी बना के रखा, जो कि उचित नहीं था। पुलिस की ये कार्रवाई वाकई में सवालों के घेरे में है, क्योंकि पुलिस ने 3 करोड़ रुपए के चांदी और तांबे को चोरी का होना बताया था। इतने बड़े मामले में यदि लोअर कोर्ट तत्काल जमानत देती है तो इसका साफ मतलब है कि पुलिस ने बिना ठोस सबूत के कार्रवाई की थी। कार्रवाई के पीछे आखिर पुलिस की क्या मंशा थी, ये सबसे बड़ा सवाल है। वीआईपी न्यूज के लिए रायपुर से कैमरा पर्सन होरी साहू के साथ हेमंत शर्मा की रिपोर्ट। बेमेतरा में शासकीय पैसे का जमकर दुरुपयोग होने की शिकायत मिली है, जिसके अनुसार बीते सन 2016 में निर्मित स्कूल आज तक हैंडओवर नहीं हो पाया है। गुणवत्ताहीन निर्माण के कारण 13 लाख रुपए की लागत से निर्मित स्कूल भवन की इमारत जर्जर अवस्था में पड़ी है। प्राथमिक शाला में अभी तक 53 लाख रुपये का सेक्शन हुआ था। 2016 की घटना है। बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि बच्चे को पढ़ाई लिखाई पठन पाठन वहाँ नहीं हो पा रहा है। और कौन सा इंजीनियर, कौन सा ठेकेदार इसमें आया और गया, वो अभी तक बढ़िया से बना देते तो इस प्रकार से हमको बच्चे लोगों का जो दुख दर्द सहते हुए सह रहे हैं, पब्लिक लोग भी वहाँ सराहना होता और ये अच्छे से जब उसका नाम निशानी रहता बनाने वाले का। तो बड़ा दुर्भाग्य है कि 53 लाख रुपये कौन से क्या खा करके कैसे बराबर का बराबर कर दिए हैं कि बचा है। और शासन प्रशासन ऐसा है कि वहाँ देखभाल नहीं कर पा रहे हैं। 53 लाख रुपए खर्च कर 6 साल पहले स्कूल तो बना दिए, लेकिन आइए आपको दिखाते हैं कि सरकार की जो पैसे के दुरुपयोग किस कदर किया जाता है। ठेकेदार द्वारा 53 लाख रुपए खर्च कर टेमरी ग्राम स्कूल बनाया और स्कूल आज भी उसी स्थिति में पड़ा है, हैंडवर्क नहीं किया गया है, जिसके चलते स्कूल पूरी तरह जर्जर हो चुका है। हमारे साथ ग्रामीण जुड़े हुए, आइए उनसे पूछते हैं कि क्या समस्या हो रही स्कूल को लेकर के। जी बताएं, ये स्कूल कब का बना है और क्या समस्या हो रही है स्कूल को? स्कूल आज से लगभग 2, 3, 4, 5 साल हो गया बने। बहुत मतलब यहाँ जो बना है सीमेंट का बहुत कमी का अभाव है, जर्जर होते जा रहा है। इतना दूरी गांव से आधे किलोमीटर दूरी है, लेकिन स्कूल बहुत जर्जर होते हुए दिख रहे। छोटे छोटे बच्चा जो 1ली से 5वीं तक हमारे ग्राम टेमरी में है, कक्षाएं लगती है, छोटे छोटे बच्चे हैं और जर्जर स्थिति में हम लोग अपने बच्चे को यहाँ इतना दूर और स्कूल सही सलामत नहीं है तो कैसे भेजेंगे, ये तकलीफ है। इसको बनाए 53 लाख खर्चा हुआ है इसमें, तो थोड़ा अच्छे ढंग से बनाना चाहिए, वो नहीं बन पाया है। जर्जर कभी भी ये भवन गिरने की संभावना है, इसलिए यहाँ तो स्कूल नहीं लग रही है। जी, ग्रामीण की माने तो जो स्कूल है वो गुणवत्ताहीन बना हुआ है और जिसके चलते हैंडवर्क भी नहीं दिया गया और 5 साल से ठेकेदार के हाथ में ही स्कूल है। और पूरी जो स्कूल है वो की दीवार देखे तो जगह जगह पर बड़ी बड़ी दरारें हो गई हैं और स्कूल कभी भी ध्वस्त हो सकती है, जिसको लेकर के ग्रामीणों में डर भय बना हुआ। इस कारण से इसको हैंडवर्क में पंचायत भी हैंडवर्क नहीं ले रही है, कहीं कोई बड़ी अनहोनी ना हो जाए। हमारे साथ में सरपंच प्रतिनिधि भी जुड़े, आइए उनसे भी पूछते हैं मामले को लेकर के। जी बताए, स्कूल को लेकर के हैंडवर्क क्यों नहीं ले रहे हो आप लोग? स्कूल है पूरा जर्जर हो गया है, पूरा दीवार है दरार हो गए, बड़े बड़े दरार होकर वजह से हैंडवर्क नहीं ले पाए। देख रहे हैं आप सर, जो शासकीय पैसा होता है उसके कैसे भंडार बाट होती है। इसके जवाबदार क्या स्कूल बनाने के समय जो इंजीनियर थे वो होंगे, जो ठेकेदार लिए थे वो होंगे। आखिर ऐसे जवाबदारी से मुंह मोड़ते क्यों हैं? 53 लाख रुपए एक बड़ी रकम की राशि खर्च कर 6 साल पहले स्कूल बनाया, लेकिन 6 साल तक स्कूल ऐसी पड़ा है और बदहाली क्या शुरू हो रहा है। देखना यह होगा ऐसे स्कूल बनाने वाले ठेकेदार, ऐसे इंजीनियर के ऊपर आखिर प्रशासन क्या कार्रवाई कर पाती है। वीआईपी न्यूज से योगेश सिंह राजपूत, जिला संवाददाता, बेमेतरा की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए वीआईपी न्यूज।